हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछता है। कभी 7 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 8 क्वेश्चन आ गया, कभी 5 भी पूछ सकता है। लेकिन मेन इसका बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको बस इतना ही समझना है हमें क्या क्या पढ़ना है। कुछ इसमें गवर्नमेंट की जो नई नई पॉलिसी होती है उसको समझना है, जो इन्वायरमेंट से जुड़े होते हैं। बाकी जो कुछ पुराने उसके ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए पहले इसमें हम बात करते हैं। जैसे आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब इन्वायरमेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे? जो भी आपके आसपास वातावरण में, जैसे मान लीजिए एक ग्लोब है। अब इस पे आपको क्या क्या मिल रहा है? वायुमंडल, जिसको बोलते हैं एरोस्फीयर, एस्फीयर। अब एक तरफ आपको वायुमंडल हो गया, दूसरा एक आपका हो गया लेथोस्फीयर, लेथोस्फीयर। एक तरफ आपका स्थल मंडल हो गया। अब स्थल मंडल के बाद इसी में आप पृथ्वी पे ही देखते होंगे, डिवाइड कर दीजिए अलग अलग पार्ट। इसी में एक आता है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में होता है जलमंडल। तो एक तरफ हो गया आपका वायुमंडल, वायुमंडल, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कैसे आप जिंदा रहेंगे? तो ऑक्सीजन भी चाहिए। उसके बाद जल भी चाहिए, जलमंडल। और उसके बाद जिस पे मानव रहता है स्थल मंडल, स्थल मंडल। ये बेसिक इसके पहले आधार होते हैं पर्यावरण के। अब ध्यान से देखिए, अगर स्थल मंडल है और जल भी है, ऑक्सीजन ना हो तो क्या मानव जीवित रह सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा गया है वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज की? हमारे आसपास वातावरण के लिए हमें स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, जब तीनों मिल जाएंगे तभी एक मानव क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। और इसी में जब पूछेंगे पर्यावरण के तंत्र कौन है, तो पर्यावरण के तंत्र जो आपके मिलेंगे, लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट। क्या क्या? लिविंग पार्ट, लिविंग पार्ट एंड नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग लिविंग पार्ट। अर्थात सजीव और निर्जीव दोनों से मिलाकर के बना है। तो जब हम दोनों का अध्ययन करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है, इकोसिस्टम के पार्ट हो जाते हैं। तो बेसिक यही शुरुआत होता है। पहले हम पर्यावरण को समझेंगे। पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी नीड क्या है? हमें स्थल मंडल चाहिए जिसपे मानव रह रहा है, घर बना के रहता है। और मानव अपने सर्वाइव के लिए जल की भी आवश्यकता होगा, जहां जल वही जीवन। अगर जल भी हो गया तो हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर इन्हीं तीनों में से कोई एक चीज का अनबैलेंस होता है तो मानव क्या होता है? उसके लिए खतरे की घंटी बजने लगती है। अब जैसे मान लीजिए स्थल मंडल पे कहीं पर ज्वालामुखी आ गया, कहीं पर भूकंप आ गया। अभी आप जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा होगा कि बाढ़ आया दिल्ली में, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में काफी भूस्खलन क्रियाएं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ? भूकंप भी आया, रास्ते टूट गए, घर बिखर गए, काफी लोग जनधन से नुकसान हुआ। अगर लिथोस्फीयर में कुछ हलचल होगा तो आपका इसमें नेगेटिव पॉइंट शुरू हो जाएगा। किसके लिए? ह्यूमन, मतलब मानव के लिए। मानव नहीं, एक प्रकार से सभी के लिए, एनिमल्स के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए, लिविंग पार्ट जितने हैं उनके लिए समस्याएं खड़े हो जाती हैं। दूसरा, अगर इसी में मान लिया हाइड्रोस्फीयर है। अब पता चला जल स्तर बढ़ गया, बाढ़ ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, या जल की मात्रा कम हो गया, वाटर लेवल बहुत खत्म हो गया, पता चला पीने का पानी का लेवल कम हो जाएगा, तब भी मानव के लिए क्या हो जाएगा? ह्यूमन के लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, एक प्रकार से नुकसान हो जाएगा। अब पता चला ऑक्सीजन में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन
मेथेन, प्रोपेन, ऑक्सेन, दुनिया भर की जितने भी गैसें हैं, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, मोनोऑक्साइड, जितनी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर किसी एक का मात्रा बढ़ जाता है या घट जाता है, अगर बैलेंसिंग अप्रोच में नहीं है, तो मानव के लिए भी दिक्कत करती है। इसीलिए हमारे पर्यावरण में जब किसी इन तीनों में से किसी एक का थोड़ा बहुत हलचल होता है, अनबैलेंस होता है, तो मानव के लिए तुरंत संकट की घंटी बज जाती है। तो मानव क्या कर रहा है, इसी को सुरक्षा करने के लिए नए नए एक्ट बनाता है, जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। वातावरण को स्वच्छ रखा जाए, वातावरण को साफ रखा जाए, वातावरण में ध्यान रखा जाए, किसी भी चीज का क्या हो, नुकसान ना किया जाए। अब जैसे स्थल मंडल पे देखिए, बड़ी से बड़ी नदियां होती हैं, उन नदियों पे बांध बनाया जाता है, लेकिन फिर गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है, लोग उस पर रिसर्च करते हैं, इतना भी ज़्यादा पानी की मात्रा मत रोकिए कि पता चला आपका जो पृथ्वी रोटेट कर रही है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो अपनी रोटेट कभी ज़्यादा या कम बैलेंस हुआ तो इससे का भूकंप भी आ सकता है, और भूकंप अगर आएगा तो मानव के लिए, जन धन के लिए नुकसान हो सकता है। इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल जो एक्ट बनाया गया 1986 में दोस्तों, 1986 में बनाया गया था, इसका मेन मोटिव क्या था, कैसे पृथ्वी जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरी पृथ्वी क्या हो रही है, गर्म हो रही है, किस कारण से हो रहा है। अब देखिए, मानव का आज जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि हो रही है, मानव सबसे ज़्यादा तकनीकी क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रहा है, रिसोर्स का सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, वातावरण को अगर बैलेंसिंग अप्रोच में नहीं चलाएगा, पेड़ पौधे नहीं लगाएगा, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो जो भी पृथ्वी पे आपका हिमालय जैसे रेंज हो गया, तो यहाँ पर जो बर्फ है ये क्या होगा, मेल्ट होगा, और जब मेल्ट होगा तो सी लेवल का क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा, जो छोटे मोटे और द्वीप जैसे देश हैं इनका डूबने का चांस बढ़ जाएगा। इससे मानव के लिए नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये मत सोचिए कि हम अपने फायदे के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन औरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और भी है, आज मानव नई नई चीज के कंज्यूम कर रहा है, नए नए वस्तुओं को भोग कर रहा है, जैसे गाड़ी बना रहा है, एसी बना रहा है, अब एसी का सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहा है, एसी से सीएफसी गैस निकलती है, फ्रिज से भी सीएफसी गैस निकलती है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब वो पता सीएफसी गैस जो है, सीएफसी गैस है, यहाँ से मानव ने अपने संसाधन, अपनी सुविधा के लिए तो एसी तो बना लिया, लेकिन जो एसी से गैस निकल रहा है ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल में जाता है, तो उसमें कई मंडल है, जो आपको ओजोन लेयर है तो उसको तोड़ देती है। ओजोन लेयर क्या करता है दोस्तों, मान लीजिए जैसे आप चाय छानते हैं, तो ऐसे चाय में फिल्टर बने होते हैं, तो चाय के उसके बाद फिल्टर करके आता है, ठीक उसी प्रकार से ओजोन लेयर क्या करता है, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, किरणें आती हैं, उसको फिल्टर करके फिर हमारे इस धरती पे आते हैं, जो मानव के लिए एक प्रकार से सुरक्षा का कवच है। अब यही अगर मानव सीएफसी गैस की मात्रा ज़्यादा रिलीज करेगा और ओजोन लेयर अगर टूट गया बारीक बारीक से, जैसे आप छन्नी से चाय छान रहे हैं और पता चल छन्नी टूट गई कहीं से बीच बीच में, तो पता चाय पत्ती सहित पूरा क्या होगा, आपके कप में आ सकता है, तो जब आप पियेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ऐसे हालात रहेंगे, मानव अपने हर एक आवश्यकताओं के लिए अगर पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखेगा, तो वातावरण में अगर दूषित प्रभाव पड़ेगा तो ओजोन लेयर टूटेगा, उससे मानव के स्किन पर प्रभाव पड़ेगा, कैंसर जैसे भयंकर बीमारियां हो सकती हैं, आपके जो फसल है खेतों में, आप जो क्रॉप्स फसल लगा रखे उसमें भी नुकसानदेह हो सकता है। ये सारी चीज़ें मानव के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए इन्वायरमेंट का मतलब है तीन मंडल को, बेसिक चीज को बैलेंस करना है। आप स्थल मंडल को भी, एरोस्फीयर जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को भी, और हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल को। अब देखिए, इन्हीं तीनों को मिला करके जब बनना होता है कौन, एक बायोस्फीयर बोलते हैं जिसको, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है, जो जैव मंडल होता है, जैव मंडल, इसी में ही मानव निवास करता है। अगर जल नहीं है तो मानव नहीं रह सकता, कोई भी लिविंग पार्ट नहीं रह सकता। स्थल अगर है, जल है, तो कहाँ टिकेगा, जल कहाँ पर टिकेगा। मान लीजिए जल भी है, स्थल है, वायुमंडल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है,
तो कैसे जिंदा रहेगा। इन तीनों को मिला के बनता है बायोस्फीयर। बेसिक जो कॉन्सेप्ट था मैंने आज एक छोटा सा ब्रीफ में समझाया है। तो पहले हम चैप्टर जब पढ़ेंगे एनवायरनमेंट, अब दूसरा इसी कॉन्सेप्ट बताते हैं दोस्तों। दूसरा क्या पढ़ेंगे उसके बाद हम इसी में हॉट स्पॉट क्या है, वेटलैंड क्या है, बायोडायवर्सिटी क्या है, आज इस बेसिक चीज को समझते हैं क्योंकि पेपर में काफी बार ये पूछा जाता है। अब जैसे वेटलैंड क्या होता है, वेट मतलब होता है नमी, जिसमें नमी हो हमेशा, जहां पर जल स्तर हमेशा कहते हैं मैदानी क्षेत्र और जल का भराव हो, उसको बोलते हैं वेटलैंड। तो वेटलैंड पूछ लेता है कि बताइए वेटलैंड का समझौता कहाँ पर किया गया था। तो आपने सुना होगा रामसर करके ईरान में एक जगह है, वहां पर किया गया था, 1971 के लगभग किया गया था। तो दूसरा टॉपिक है, जब इन्वायरमेंट को समझ जाते हैं, इनमें क्या क्या समझेंगे, समझ लिया हमने कि भाई चलो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एरोस्फीयर, तीनों को मिला के क्या बना है आपका बायोस्फीयर। अब यही बायोस्फीयर में ही हम सारी चीजें पढ़ते क्या क्या है। हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, वेटलैंड क्या है, वेटलैंड क्या है, फिर इसी पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी सिटी क्या है। ये बेसिक चीज को समझना बहुत जरूरी है। फिर इसी में कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसी, जैसे नया चीज आ गया मानव के लिए, एमडीजी क्या था, एसडीजी क्या है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम बस इतना ही बात करते हैं, बाकी हम कल और करेंगे। चलिए शुरुआत करते समझाते हैं। देखिए, जब एक तरफ आपका लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया और एरोस्फीयर हो गया, तो ये जो बीच में क्या बनता है आपका बायोस्फीयर, जैवमंडल आ गया, जैवमंडल आ गया, इसमें लिविंग पार्ट सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो जब लिविंग पार्ट होता है तो उसी में एक टॉपिक पढ़ते हैं हम बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता मतलब जीवों में कितने प्रकार के जीव जंतु में विविधताएं हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। जैसे आप कभी किसी जंगल में जाइए या तराई क्षेत्र में जाइए, तराई मीन्स होता है जो नमी क्षेत्र, वेटलैंड में, वेट मतलब नमी, लैंड मतलब जमीन। तराई क्षेत्र में जाइए, तराई उसको बोलते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हिमालय का रेंज है, तो आप देखते हैं हिमालय रेंज के बाद जो मैदानी शुरुआत होता है, जहां पर बागर रेंज आता है, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। इसमें क्या होता है, हमेशा नदी का जो पानी भराव होता है, नमी रहता है, यहाँ पर बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं, कीट पतंगे पाए जाता है, इसी को बोलते हैं, जो नमी क्षेत्र इसको बोलते हैं वेटलैंड। और इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं तरह तरह प्रकार के, उसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। अब यही बायोडायवर्सिटी जब सबसे ज्यादा होते हैं तो उसी का नाम दे देते हैं हॉट स्पॉट लैंड। हॉट स्पॉट मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट बहुत से। अब हॉट भारत में अगर देखा जाए तो हॉट स्पॉट लैंड कौन कौन से, आपका हिमालय का रेंज आएगा, वेस्टर्न घाट का आएगा, और नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाए म्यांमार बर्मा साइड में, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया और आपका नागालैंड साइड में हो गया, तो वहां पे आपको हॉट स्पॉट देखने को मिलेंगे। हॉट स्पॉट मतलब सबसे ज्यादा जो जीव जंतु जहां पर होते हैं उसी को हॉट स्पॉट बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है हॉट स्पॉट भारत में कितने टोटल है, तो टोटल 4 साइट, 4 जगह मिलेंगे। पूछेगा वेटलैंड कितने भारत में, वेटलैंड की अगर बात करेगा दोस्तों तो इस वक्त वर्तमान में 49 है। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल पूछता है, ठीक है। तो बायो पहले होगा नमी, नमी में ही बनेगा बायोडायवर्सिटी, और बायोडायवर्सिटी के बाद बन जाता है हॉट स्पॉट। अब बात करते हैं एमडीजी और एसडीजी। एमडीजी का मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एक न्यूनतम रखा गया कैसे विकास लाया जाए। ये था 2000 से लेकर के 2000 सन से 2015 तक का टारगेट रखा गया था। इनमें 8 पॉइंट का उल्लेख किया गया था, टोटल 8 पॉइंट थे इसमें। अब 8 पॉइंट क्या क्या, जैसे गरीबी कम करना, बेरोजगारी कम करना, लोग रोजगार देना, कृषि को और उन्नति बनाना, तकनीकी क्षेत्र विकास करना, अच्छे घर बनाना, लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करना, यही सारी चीजें गवर्नमेंट पहले 8 पॉइंट का उल्लेख किया था।
अब आजकल इसका नाम चेंज करके अब थोड़ा सा और इसमें डेवलपमेंट कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जी फॉर गोल। अब हो गया सतत विकास रखा गया। सतत विकास मीन्स जैसे आपने कोई एक पौधा मान लीजिए लगाया था, बहुत बड़ा पौधा था ये, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आप इस पौधे को काट देते हैं तो सोचिए कितना ऑक्सीजन लेवल को, कितने आसपास लोगों का मेंटेन रहता था, वातावरण को भी, पानी का भी व्यवस्था, वाटर लेवल को भी, हर एक प्रकार से अपना ये योगदान दे रहा था। अगर आप एक पेड़ काटते हैं, इसके एवज में, इसके आधार पे कम से कम आप 100 पेड़ पहले लगाइए, तब इस पेड़ को काटिए। इसी को बोलते हैं सतत विकास। अब इसमें सतत विकास मतलब क्या है? पर्यावरण को भी ध्यान में रखो, गरीबी कम करो, बेरोजगारी कम करो, शुद्ध वातावरण भी रखो, तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन एसडीजी में कितना पॉइंट रखा गया दोस्तों? 17 पॉइंट, किसमें और बढ़ा दिया गया। पहले इसमें 8 पॉइंट था, आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 पॉइंट रखा गया है। 17 पॉइंट क्या क्या? आपका पहले आ जाएगा गरीबी कम करो, भुखमरी कम करो, लोगों को रोजगार दो, शिक्षा क्वालिटी अच्छा करो, हॉस्पिटल बहुत अच्छे रखो, बीमारियां जैसे आपका HIV हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसे बीमारियों को क्या इनको कम करो, रिड्यूस करो, खत्म करो, हर एक प्रकार से क्या करो, सुरक्षा की व्यवस्था करो, लोगों को जीने के लिए रोजगार के प्रति क्या करो, एम्पावरमेंट करो, सशक्तिकरण करो, वातावरण को शुद्ध रखो, नदियों और जो समुद्र के जल को उसको और बेहतर करो। ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए गए। ठीक है, तो ये बेसिक आज हमने थोड़ा सा बात किया है। बाकी कल और जो टॉपिक पे हम बात करेंगे, एक बार फिर से इसको रिकॉल करके समझा देते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे? वेटलैंड। वेटलैंड मतलब क्या होता है? जहां पर नमी होता है, जहां जल की मात्रा सबसे हमेशा जल ही जल रहेगा, वहां कीट पतंगे जीव जंतु उत्पन्न होगा, उनके जन्म होगा। और जब जीव जंतुओं की मात्रा सबसे ज्यादा होगा तो उसी को बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। यहाँ जीवों में कई विविधताएं हैं, हाथी है, घोड़े हैं, है ना, बाघ है, शेर है, चीते हैं, बंदर है, लोमड़ी है इत्यादि। अगर देखा जाए जीव जंतु जब कई डाइवर्सिटी, कई विविधताएं देखने को मिलता है, उसको बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। और यही जब बायोडाइवर्सिटी अलग अलग एरिया में पता चले, हिमालय के तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा, वेस्टर्न घाट में देखने को मिल रहा, तो उसको बोल देंगे, साइट दे देंगे, नाम दे देंगे, उसको बोल देते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, और हमने बात किया एमडीजी क्या था, इसको बोलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखा गया, जिसमें 8 पॉइंट का उल्लेख किया गया था। उसके बाद आज गवर्नमेंट ये जो एसडीजी है, ये 2015 से और 2030 तक का इसका टारगेट रखा गया है। 17 पॉइंट को पूर्ति करना है। अब जाइएगा आप गूगल पे देख लीजिएगा, जो 17 पॉइंट है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिर्फ हमारा काम आपको उद्देश्य ही आपको बताना फैक्चुअल चीज क्या क्या है, फिर भी हमने इतना हिंट कर देते हैं। गरीबी कम करना, भुखमरी कम करना, स्वास्थ्य बेहतर करना, हॉस्पिटल अच्छे बनाना, तभी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। समुद्र को साफ सुथरा रखना, जो जीव जंतु वो भी अपना हैबिटेट, अपने निवास को बेहतर कर सके। ठीक है, उसके बाद एक देश से दूसरे देश के अच्छे संबंध को रखना, क्लाइमेट को लेकर के उस पर बातें करना। जैसे अभी आप भारत में देखिए G20 सम्मेलन हो रहा, इसमें वातावरण को भी लेकर के रहेगा और रोजगार को भी लेकर के रहेगा। 20 देश आएंगे, बैठ के इस पे क्या होगा, 2-3 दिन तक क्या करेंगे, बढ़िया से डिबेट करेंगे, बातें करेंगे, एग्रीमेंट होगा। यही काम होता है, आप अपने एनवायरनमेंट, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। तो गवर्नमेंट नई नई योजनाएं चलाती है हर एक व्यक्ति के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। तो दोस्तों आज इतना ही था, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।